अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस का डिस्कस किया था, जिसमें हमने होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स में खास तौर पर ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया था, यानी जो अंदर की हालत यानी इंटरनल इन्वायरमेंट्स को जो मेंटेन किया जाता है तो वो किस तरह उसमें वाटर और सॉल्ट का किस तरह बैलेंस किया जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। और स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स के अंदर किस तरह एक्सक्रीशन होती है, यानी एनिमल्स जो है वो किस तरह एक्सक्रीशन के जरिए अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करते हैं। सो स्टूडेंट, एक्सक्रीशन क्या होता है ये भी इंशाल्लाह हम ये जो पैराग्राफ आपके सामने आपको दिख रहा है इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे तो आपको एक्सक्रीशन बिल्कुल जबरदस्त समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैटाबोलाइज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सम टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। जो सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, अगर हम उन सब प्रोसेस की एक साथ बात करें तो हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म, यानी इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है। सो स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है, यानी बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, उन प्रोसेस में प्रोटीन और अदर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनकी क्या हो रही होती है, उनकी कैटाबोलाइजेशन हो रही होती है या कैटाबॉलिज्म हो रही होती है। यानी वो जो प्रोटीन या फिर अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं जिनके पास नाइट्रोजन मौजूद होता है उनकी क्या हो रही होती है, उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। सो स्टूडेंट, जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है तो प्रोटीन के अंदर एक नाइट्रोजन जो एटम होता है ये प्रेजेंट होता है, यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है वो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, यानी जो नाइट्रोजन से मिले हुए कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। और वो जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं नाइट्रोजन वाले, वो बेसिकली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। क्या मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, यानी जो प्रोटीन होता है जो बड़ा मॉलिक्यूल है, जब प्रोटीन की कैटाबोलाइजेशन होती है, यानी जब प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होती है, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है तो उससे क्या होता है, उससे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जनरेट होते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके पास नाइट्रोजन मौजूद होता है, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। सो स्टूडेंट, अब हो सकता है आपके जहन में सवाल हो कि सर ये प्रोटीन आई कहां से। बेसिकली स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से क्या करता है, अब जैसे हम इंसान हो गए तो हम क्या करते हैं कि बाहर से अपनी फूड इंटेक करते हैं, यानी बाहर से गजा लेते हैं। अब उस गजा में क्या होती है, प्रोटीन भी मौजूद होती है। अब अगर मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं तो जैसे हम फिश लेते हैं, अब वो जो फिश होती है, मछली होती है, फिश जो होती है वो प्रोटीनियस, यानी उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है फिश के अंदर। अब हमने जब उसको गजा बनाया, उसको खाया, हमने उसको इस्तेमाल किया तो हमारी बॉडी में क्या चीज आ गई, प्रोटीन आ गई। अब उस प्रोटीन को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो उस प्रोटीन से क्या निकलते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड निकलते हैं, यानी नाइट्रोजीनियस ऐसे कंपाउंड निकलते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, यानी नुकसानदेह होते हैं या जहरीले होते हैं। These toxic compound are mainly अमोनिया और यूरिया और यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि वो जो कंपाउंड बनते हैं प्रोटीन की ब्रेकडाउन से वो आमतौर पर कौन से होते हैं, अमोनिया होता है या फिर यूरिया होता है या फिर यूरिक एसिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब स्टूडेंट्स, अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, अगर ये उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा तो ये उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान देगा। यानी जो अमोनिया है ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस है, जहरीला मवाद है, तो ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ज्यादा तादाद में हो जाए तो क्या होगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा।
सो स्टूडेंट इसे क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसे अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, ताकि क्या हो, ताकि हमारे उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नुकसान ना हो। सो स्टूडेंट ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस का बॉडी से निकाल देना है, ताकि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ताकि जो नॉर्मल कंडीशन है वो मेंटेन रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन क्या है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस का बॉडी से एक्सक्रीट करना या बॉडी से निकाल देना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। सो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जो टॉक्सिक कंपाउंड बॉडी में फॉर्मेशन हो जाती है, यानी जो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन हुई तो उससे जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में बन गए, तो क्या होता है, इफ दीज कंपाउंड, ये कह रहे हैं कि अगर ये वाले जो कंपाउंड है, ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये हमारी बॉडी में रहे और इकट्ठे होते रहे, तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी के सेल्स को या ऑर्गन को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे, यानी उनको नुकसान पहुंचा देंगे। सो ये क्या कह रहे हैं, तो देयरफॉर दे मस्ट बी रिमूव, यानी लाजमी है कि इनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। किनको, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यानी जो अमोनिया है या यूरिया है या यूरिक एसिड है, जो कि प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन के टूटने की वजह से बने हैं, इनको क्या करा जाए, इनको बॉडी से निकाल दिया जाए, ताकि क्या हो कि बॉडी के अंदर ये हार्मफुल कंडीशन ना बना दे, यानी बॉडी को नुकसान ना हो। इसी वजह से क्या किया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। सो ये अब ये कह रहे हैं द रिमूवल ऑफ दिस नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, यानी वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो बना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो वेस्ट बना है, यानी मेटाबॉलिज्म जब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन की वजह से प्रोटीन टूटा और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो बने हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं, उनका रिमूव करना, उनका बॉडी से निकाल देना हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। सो स्टूडेंट अब ये एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एक्सक्रीशन है ये भी बहुत अहम किरदार अदा करती है होमियोस्टेसिस में, यानी इंटरनल कंडीशंस को बरकरार रखने में ये भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑस्मो रेगुलेशन, यानी वाटर और सॉल्ट का किस तरह बैलेंस किया जाता है। उससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अंदर किस तरह किया जाता है। सो स्टूडेंट ये बुक के पैराग्राफ में दोबारा प्लांट की भी बात आ रही है कि अगर बात की जाए पौधों की, तो पौधे जो मेटाबॉलिज्म करते हैं वो डिफरेंट होता है एनिमल से, यानी जो प्लांट्स के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है, वो एनिमल से डिफरेंट होता है। अब कैसे डिफरेंट होता है, ये कह रहे हैं प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटो का मतलब होता है यानी खुद, जो खुद अपनी खुराक बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ से मुराद क्या है, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। आप जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसके जरिए वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, जिसके अंदर हमने ये स्टडी किया था। मैंने आपको वहां पे फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी बताया था। सो स्टूडेंट अब ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो अपनी जो ग़िज़ा बनाते हैं, उनकी जो ग़िज़ा होती है वो आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स होती है। अब स्टूडेंट्स आपके ज़हन में सवाल आएगा, सर ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स जो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, मोनोसेकेराइड, अगर मैं आपको बोलूं कि मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब होता है एक और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी एक शुगर। जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। यानी बहुत सारे जब मोनोसेकेराइड, जब बहुत सारे शुगर यूनिट आपस में कंबाइन होकर लार्ज एक पॉलीसेकेराइड, यानी बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स वाला एक कंपाउंड पूरा बना देते हैं, या पूरा एक कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस या एक कोई चीज बना देते हैं, यानी कि जिसमें बहुत सारे शुगर के यूनिट होते हैं जो कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊं तो एग्जाम्पल में अब जैसे एक मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है जो क्या करते हैं, पौधे बना रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, स्टार्च की फॉर्मेशन होती है। अब वो जो स्टार्च है वो पॉलीसेकेराइड है, यानी उसके अंदर बहुत सारे शुगर के यूनिट मौजूद हैं, तो वो जो स्टार्च है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है।
सो स्टूडेंट्स, प्लांट ये कह रहे हैं कि जो पौधे हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, यानी सूरज को लेते हैं, पानी को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब वो ग्लूकोज सांस लेने में भी उनके यानी कि एनर्जी को बनाने में भी काम आ रहा होता है गैसियस के एक्सचेंज में, और एनर्जी में भी काम आ रहा होता है एनर्जी की फॉर्मेशन में। और इसी तरह जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज या ज्यादा ग्लूकोज की जो तादाद बन जाती है उसको स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वो जो स्टार्च होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। सो स्टूडेंट, अब पौधे जो है, जो जानवर थे वो क्या कर रहे थे, वो प्रोटीन कंटेनिंग कंपाउंड जो ले रहे थे, जब उनको ब्रेक डाउन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही थी जो टॉक्सिक थे। अब प्लांट की बात की जाए तो प्लांट्स जो है वो क्या बना रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है जिसमें एक शुगर यूनिट है, यानी ग्लूकोज एक सिंगल शुगर यूनिट है। जब बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, क्या होता है जब क्या चीज, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो कार्बोहाइड्रेट और किसकी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये हमने डिस्कस किया था। आपको नहीं मालूम तो अभी मैंने फिर बता दिया, यानी रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। और फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिससे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यानी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एटीपी ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ये अभी बात कर रहे हैं कि उनका क्या होता है। सो स्टूडेंट, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रह जाते हैं ये क्या है, ये बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन से बने हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड रीयूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, मैंने आपको अभी बताया कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। एंड H2O इज नॉट अ टॉक्सिक कंपाउंड, जबकि जो वाटर है वो क्या है, वो टॉक्सिक कंपाउंड नहीं है, यानी एक जहरीला मवाद नहीं है। एज ऑटोट्रॉप्स दे सिंथेसाइज वैरायटी ऑफ कंपाउंड, यानी ये जो कह रहे हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो जैसे कि जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, वो बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, मजीद कंपाउंड्स की। तो ये जो वाटर बना होता है, ये वाटर एक रिएक्शन से तो यानी एक रिएक्शन से तो निकला है, जब दूसरे रिएक्शन हो रहे होते हैं तो उनमें ये जो वाटर होता है ये इस्तेमाल हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट्स की, जब प्लांट्स में होम्योस्टेसिस पढ़ी थी तो हमने वहां पे स्टडी किया था कि प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, यानी प्लांट्स अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, अपने या फिर अपना जो अंदर का एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के जरिए हीट की मौजूदगी में उसको वेपर की फॉर्म में निकाल देते हैं। ये हमने स्टडी किया था। तो ये यही कह रहे हैं कि जो पौधों में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है और जो वाटर होता है वो किसी दूसरे रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाता है। रिएक्टेंट से मुराद बेसिकली स्टूडेंट्स वो होती है जिसको इस्तेमाल करके किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। सो अब प्रॉपर बात करते हैं कि किस तरह एक्सक्रीशन हो रही है एनिमल्स के अंदर। ये हमने इंट्रोडक्शन देखा था, यानी एक्सक्रीशन क्या है, एनिमल्स में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो फॉर्मेशन हो रही होती है, प्लांट्स में कौन कौन सी चीजों की फॉर्मेशन हो रही होती है और किस तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है। अभी एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे थे, किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, किस तरह एक्सक्रीट होता है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। द एनिमल सेल्स प्रोड्यूस देयर नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी ये वही कह रहे हैं जो एनिमल सेल्स होते हैं वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनाते हैं। अभी आपको बताया कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट किस तरह बनता है और वो क्या है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, यानी रिएक्शन करके नाइट्रोजीनियस वेस्ट की फॉर्मेशन होती है। एंड रिमूव्ड देम आइदर इन टिश्यूज, फ्लूइड और इन ब्लड। अब ये कह रहे हैं कि उस जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट बन चुका है, एक्सक्रीशन करनी है यानी उसको बॉडी से रिमूव करना है, तो ये दो तरीके से होता है। यानी वो या तो टिश्यू फ्लूइड के अंदर वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होता है। अब ये टिश्यू फ्लूइड क्या है, बेसिकली स्टूडेंट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके टिश्यू के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है,
उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होता है और उसके अंदर से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हमने निकालना होता है। और अगर हम इंसानों की बात की जाए तो इंसानों में क्या ब्लड प्रेजेंट है, और ब्लड के अंदर क्या होता है, यानी खून के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको किडनी फिल्टर करती है और बॉडी से रिमूव कर देती है। ये हम आगे जाके अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो द एनिमल्स डेवलप सम ऑर्गन टू फिल्टर द टिश्यू, ब्लड और फ्लूइड और ब्लड। ये कह रहे हैं कि ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये जो ब्लड है जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, इनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं या कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनके जरिए ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है या जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है या फिर टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं। सो स्टूडेंट, अब ये कह रहे हैं दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी वो ऑर्गन जो क्या करें, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, यानी जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको निकाल दे, उनको क्या कहा जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो स्टूडेंट, नेम ऑफ एनिमल, यानी ये कुछ जानवरों का नाम बताया हुआ है, यानी जो कुछ जानवरों का नाम बताया हुआ है उनका बताएंगे कि किस तरह उनके अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी कौन कौन से ऑर्गन है जो उनका फिल्टर कर रहे हैं, उनको रिमूव करवा रहे हैं उनका यानी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, और कौन कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट फॉर्म हो रहा है और उसकी सोर्स क्या है, यानी वो आ कहां से रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले प्लेनेरिया, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है, हमने पहले भी स्टडी किया था और मैं आपको अभी भी इसकी पिक दिखा देता हूं। ये प्लेनेरिया होता है, इसको प्लेनेरिया कहा जाता है। सो स्टूडेंट, प्लेनेरिया, अर्थवर्म, कॉकरोच और वर्टिब्रेट, ये कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ एनिमल्स लिखे हुए हैं जिनका हमने स्टडी करना है कि इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं, कौन सा कंपाउंड है जिसको ये एक्सक्रीट कर रहे हैं और क्या सोर्स है, कहां से वो एक्सक्रीटरी कंपाउंड आ रहा है। सो स्टूडेंट, पहला जो एनिमल है उसका नाम प्लेनेरिया है। अब ये जो प्लेनेरिया है इसकी मैंने आपको तस्वीर दिखा दी है, पिक दिखा दी है। सो स्टूडेंट, ये जो आपने स्टडी किया होगा कि किंगडम होते हैं, 5 किंगडम है, किंगडम मुनेरा, किंगडम उसके बाद प्लांटिया, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम मुनेरा, इसी तरह किंगडम पंजाए, किंगडम प्रोटिस्टा, ये 5 जो है हमारे पास क्या है, फाइलम है, किंगडम है, ये हमने डिस्कस किया था। यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो क्या पौधों में कैटेगरी में आता है, क्या वो जानवरों की कैटेगरी में आता है, क्या वो प्रोकैरियोट है यानी उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, क्या उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, इस तरह से हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। सो स्टूडेंट, अब नेम ऑफ एनिमल की बात हो रही है, यानी जानवरों की बात हो रही है, तो ये किस किंगडम में आते हैं, ये एनिमिलिया में आते हैं, किंगडम एनिमिलिया, यानी किंगडम एनिमिलिया में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। अब प्लेनेरिया क्या है, ये एक एनिमल है। अब इसमें क्या होता है, ये एक छोटा सा कीड़ा होता है। सो स्टूडेंट, अब ये प्लेटी हेलमिंथेसिस जो बेसिकली स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है, ये उसके ग्रुप को डिनोट कर रहा है या उसके फाइलम को डिनोट कर रहा है, यानी ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, जब कुछ ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखते हैं या उनके अंदर कुछ एक जैसी खसूसियात पाई जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका एक ग्रुप बना देते हैं, जो हमारी एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी, जिसमें ग्रुप बनाए जाते हैं, नेमिंग की जाती है। सो स्टूडेंट, अब ये जो प्लेनेरिया है इसका एक फाइलम है जिसका नाम है प्लेटी हेलमिंथेसिस, यानी जो इसका ये ग्रुप जो है जिससे ये ताल्लुक रखता है उसका नाम प्लेटी हेलमिंथेसिस है। ये तो आपको समझाने के लिए वैसे लिखा हुआ था, उसके फाइलम का नाम या ग्रुप का नाम। अब स्टूडेंट्स, उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को पढ़ना है, यानी कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके जरिए वो क्या करता है, अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है उसको फिल्टर करता है, यानी उसको सेपरेट करता है या फिर उसको बॉडी से रिमूव करता है। सो स्टूडेंट, फ्लेम सेल्स हैं जो कि प्लेनेरिया के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम फोटोनेफ्रीडा भी कहते हैं। ये जो फोटोनेफ्रीडिया होते हैं या फ्लेम सेल्स हैं, ये बेसिकली स्टूडेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है उसको क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, यानी उसको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं ताकि उसको बॉडी से रिमूव किया जाए। और एक्सक्रीटरी डक्ट्स, यानी एक्सक्रीटरी डक्ट्स मौजूद होती हैं, कुछ नालियां नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो फिल्टर करते हैं, और फिर एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं उनके जरिए जो होता है इसको जो एक्सक्रीटरी जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। आपने क्या याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्लेनेरिया है,
प्लेनेरिया के अंदर कौन से सेल्स पाए जा रहे हैं जो एक्सक्रीटरी, यानी कौन सा ऑर्गन पाया जा रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से पाए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे फ्लेम सेल्स, जो क्या करते हैं, जो कि उसको यानी कि उसको फिल्ट्रेशन उसका काम कर रहे हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट का, और फिर उसको एक्सक्रीटरी डक्ट्स के जरिए निकाल रहे हैं। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लेनेरिया में पाए जाते हैं। अब कौन सा कंपाउंड है जिसको प्लेनेरिया निकालता है? सो स्टूडेंट्स, डाइल्यूट यूरिन को वो निकालता है। हमने ये स्टडी किया था कि जो यानी कि जो पौधे होते हैं फ्रेश वाटर के, या फ्रेश वाटर के हमने जो एनिमल्स पढ़े थे अब लास्ट लेक्चर में ऑस्मो रेगुलेशन में, हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें सॉल्ट कम होता है, बाहर सॉल्ट, उनके अंदर सॉल्ट ज्यादा होता है, बाहर सॉल्ट की तादाद कम होती है। तो जो बाहर का पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, वो मूव करके अंदर की तरफ आ रहा होता है, यानी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर की तरफ आ रहा होता है। ये उसके लिए मसला था, हमने ये स्टडी किया था और उसको सॉल्व भी किया था कि किस तरह वो ऑर्गेनिज्म उसको सॉल्व करता है। स्टूडेंट काइंडली अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, लास्ट लेक्चर जो पार्ट 1 के नाम से है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में आपको मिल जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के नाम से, आप वो वाला लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा, तब आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आएगी, वरना आपको भी मुश्किल हो रही होगी। सो स्टूडेंट, ये डाइल्यूट यूरिन को निकालते हैं, यानी इनका जो यूरिन होता है, जो इनका पेशाब होता है, उसके अंदर ज्यादा तादाद जो होती है वो किसकी होती है, ज्यादा तादाद पानी की मौजूद होती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इसको निकाल देते हैं, यानी ज्यादा तादाद पानी की होती है। जो इनका जो यूरिन होता है उसमें ज्यादा तादाद क्या होती है, पानी की होती है, इस वजह से उसको डाइल्यूट यूरिन कहा जा रहा है। और क्यों होती है, क्योंकि फ्रेश वाटर है, यानी बाहर का पानी उसके अंदर मूव कर रहा है। क्यों मूव करता है, ये सारी कहानी मैंने पिछले लेक्चर में बता दी है। सो स्टूडेंट, जो सोर्स है वो क्या है, टिश्यू फ्लूइड, यानी कहां से वो आ रहा है एक्सक्रीटरी कंपाउंड, एक्सक्रीटरी कंपाउंड कौन सा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। सोर्स क्या है, टिश्यू फ्लूइड, यानी जो उसके टिश्यूज होते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, उसके अंदर बेसिकली नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है वो मिल जाता है उस टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और उस टिश्यू फ्लूइड को फिर जो फिल्टर किया जाता है फ्लेम सेल्स के जरिए किया जाता है, और फिर फ्लेम सेल्स के जरिए उसको फिल्टर करके एक्सक्रीटरी डक्ट्स के जरिए डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में उसको निकाल दिया जाता है। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो अर्थवर्म है, इसकी फैमिली का नाम यानी इसके फाइलम या ग्रुप का नाम एनेलिड्स है, या इसको एनेलिडा भी कहते हैं। और ये जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेटानेफ्रीडा है। बेसिकली स्टूडेंट, ये मेटानेफ्रीडा जो होता है ये अब फिल्टर का काम करेगा, और ये भी क्या चीज निकालता है, डाइल्यूट यूरिन। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये अर्थवर्म जो है, आपने चलो डाइल्यूट यूरिन का उसमें तो बताया, वो तो पानी में पाया जा रहा है, इस वजह से उसका डाइल्यूट यूरिन है, यानी उसमें पानी की तादाद ज्यादा है। ये अर्थवर्म तो जमीन पे पाया जा रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है, तो ये डाइल्यूट यूरिन क्यों निकालता है? सो स्टूडेंट, ये जो अर्थवर्म होता है ये नमी वाली जगह पे पाया जाता है जहां पे नमी ज्यादा होती है। सो इस वजह से इसके अंदर भी पानी ज्यादा मूव कर रहा होता है, इस वजह से इसका भी जो यूरिन होता है वो डाइल्यूट होता है। सोर्स क्या है, सिलोमिक फ्लूइड, यानी इसकी जो अर्थवर्म होता है इसकी बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है, खाली जगह पाई जाती है जिसको हम सीलोम कहते हैं। उस सीलोम के अंदर फ्लूइड जो होता है उसको सिलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। उसी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ जाता है, और वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है फिर उसको सेपरेट किया जाता है, मेटानेफ्रीडा करते हैं और डाइल्यूट यूरिन को बॉडी से निकाल देते हैं। अब बात करते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच का जो यानी कि ग्रुप है वो आर्थ्रोपोडा है या आर्थ्रोपॉड है, और इसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, यानी ये कुछ ट्यूब्यूल्स है, और इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड पैलेट्स, यानी यूरिक एसिड जो होते हैं उसकी छोटी छोटी तादाद निकल रही होती है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, यूरिक एसिड क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये कंपाउंड निकल रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि यूरिक एसिड आता कहां से है। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो अमोनिया होता है, अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए या बॉडी से निकालने के लिए क्या होता है, जो अमोनिया होता है वो सॉल्युबल होता है, यानी वो पानी में हल होता है, उसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, वो सॉल्युबल इन होता है, यानी सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो वाटर ज्यादा मिलता है तो अमोनिया को एक्सक्रीट किया जाता है। जब वाटर की तादाद थोड़ी सी कम हो तो क्या किया जाता है, यूरिया को निकाला जाता है, यानी जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी की तादाद कम पाई जाती है वो क्या करते हैं, वो यूरिया को निकालते हैं, और जिनके अंदर बहुत ही कम पाई जाती है वो क्या करते हैं, वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं। तो जो कॉकरोच होता है वो यूरिक एसिड को अपना जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है उसके तौर पर निकालता है।
अब ये हीमोलिफ्ट क्या है? बेसिकली स्टूडेंट, जिस तरह हमारी बॉडी में ब्लड होता है, इसी तरह कॉकरोच की बॉडी में हीमोलिफ्ट पाया जाता है, यानी ये एक किस्म का उसका ब्लड है और उसका दूसरा जो फ्लूइड होता है वो है, हम इसको आमतौर पर उसका खून भी कह सकते हैं, जिसको हीमोलिफ्ट कहते हैं। तो ये जो हीमोलिफ्ट है, इसके अंदर से मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट चला जाता है, यानी ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स उसको क्या करती हैं? फिल्टर कर देती हैं और फिर यूरिक एसिड पैलेट्स की फॉर्म में वो क्या होता है? बॉडी से निकल जाता है। सो अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। जो वर्टिब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं या जानदार होते हैं, वो किस तरह अपना एक्सक्रीटरी कंपाउंड उनका कौन सा होता है, कौन सा ऑर्गन है जिसके जरिए वो निकालते हैं, कौन सी उनकी सोर्स है जिसके जरिए वो आता है। सो स्टूडेंट्स, वर्टिब्रेट में किडनीज पाई जाती हैं, यानी गुर्दे पाए जाते हैं, और ये जो गुर्दे होते हैं ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं। अभी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन पढ़ेंगे, उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये जो वर्टिब्रेट है, इनका क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है या एक्सक्रीटरी कंपाउंड है। अब स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि पानी की तादाद ना कम है ज्यादा और ना बहुत ज्यादा है। सो इस वजह से जो ह्यूमन है वो यूरिया निकालते हैं, वो यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं अपनी बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया निकालते हैं। और जो अमोनिया है, अमोनिया के लिए ज्यादा पानी चाहिए, तो जो मैरीन वाटर वाले ऑर्गेनिज्म है, यानी जो खारे पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, या जो पानी में रहते हैं, वो अमोनिया को अपना वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर निकालते हैं। इसी तरह जो बर्ड्स हैं, इनके अंदर पानी की तादाद कम होती है, यानी इनको पानी कम मुयसर होता है, तो इस वजह से ये अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड निकालते हैं। सो ये जो वर्टिब्रेट होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी वाले जानदार हैं, इनका जो सोर्स है, जहां से इनका नाइट्रोजीनियस वेस्ट आता है, वो क्या है? ब्लड है। ब्लड के जरिए नाइट्रोजीनियस वेस्ट आता है, फिर उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को किडनीज के जरिए फिल्टर किया जाता है और बॉडी से अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट, एक थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स रह गया। थर्मोरेगुलेशन यानी कैसे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं, ये हमारी बॉडी में इसका पूरा प्रोसेस हमारी बुक में इसका पूरा नहीं बताया हुआ, यानी इसका हेडिंग दी नहीं हुई कि किस तरह थर्मोरेगुलेशन होती है, यानी किस तरह टेम्परेचर मेंटेन करते हैं एनिमल्स। सो स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फर यानी कि उनके बाल प्रेजेंट होते हैं, जैसे जानवर होते हैं, जैसे कि गाय होती है तो गाय के ऊपर जो बाल छोटे छोटे प्रेजेंट है, ऐसे फर वगैरह उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर होते हैं, जब सर्दी की कंडीशन होती है, यानी सर्दियां होती हैं, तो वो खड़े हो जाते हैं और बाहर हीट को लॉस होने से बचाते हैं, जिसकी वजह से वो थर्मोरेगुलेशन यानी अपना टेम्परेचर अंदर का मेंटेन करते हैं। इसी के साथ साथ और भी मजीद काफी प्रोसेस होते हैं, यानी वो ये करते हैं कि अब जैसे अगर गर्मी ज्यादा है, गर्मी की कंडीशन में क्या करते हैं, तो गर्मी की कंडीशन में वो छांव में चले जाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथी पानी का इस्तेमाल करता है, पानी से नहाता है, अपने ऊपर फेंकता है सूंड से और अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है। सो ये कुछ तरीके हैं, यानी कि फर का खड़ा हो जाना, बालों का खड़ा हो जाना, जिससे हीट बाहर कम लूज होती है, बाहर कम जाती है, और जो उनकी मसल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स जो होती है, उनकी खून की नालियां होती हैं, उनको वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, यानी उनको पतला कर लेते हैं, या उनको क्या कह सकते हैं कि अपनी तरफ हम कह सकते हैं कि उनको बिल्कुल ऐसे, जैसे एक तो होता है ना फैल जाना, और एक होता है कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना, या ऐसे उसको सुकड़ जाना कहते हैं। सो स्टूडेंट, अब ये कॉन्स्ट्रिक्शन कर लेते हैं, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी वो हो जाती है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर से उनकी हीट कम रिलीज होती है, और हीट कम रिलीज होने की वजह से वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, यानी फर को खड़ा कर लेते हैं, बालों को खड़ा कर लेते हैं ताकि हीट कम लॉस हो। और अगर सर्दी हो तो क्या करते हैं भाई, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पसीने निकालते हैं, जैसे डॉग हो गया। अब डॉग पसीने की फॉर्मेशन करता है, यानी डॉग अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन जो करता है वो पसीना निकालता है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। और इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं कि फर को खड़ा कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अपने ऊपर पानी डाल देते हैं जिससे अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सो इस तरह थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स होती है। हमने एक्सक्रीशन भी पढ़ ली, थर्मोरेगुलेशन भी पढ़ ली, ऑस्मोरेगुलेशन भी पढ़ ली। लास्ट लेक्चर में ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ी थी, अभी थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन जो थी, जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस हो रहे थे एनिमल्स में, वो हमने स्टडी कर ली है। सो स्टूडेंट, अब आप दीजिए अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हमारा होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।